चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी RSCIT एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज। और आज हमारा टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं RSCIT का क्या सिलेबस होता है और उसमें कौन कौन से चीज़ पूछा जाता है। तो जो पेज आप देख रहे हैं ये हमारा RKCL का ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट है, जहाँ पर आपको RSCIT कोर्स के सिलेबस के बारे में या अदर कोर्स के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो rkcl.in ये एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट का RKCL का पोर्टल है। यहाँ पर आप एडवांस कोर्सेज़ के बारे में भी देख सकते हैं और RSCIT के कोर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है RSCIT का, तो हम आज RSCIT कोर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर RSCIT पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। RSCIT के बारे में बताया हुआ है। जैसा आप सभी को पता है कि RSCIT का सिलेबस चेंज हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से। तो उस नए सिलेबस के अंदर क्या क्या एड ऑन हुआ है, किस तरह का चीज़ें हैं, वो हम आप थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो कोर्स के अंदर जो अपडेट हुए हैं वो हैं सबसे पहला विंडोज़ 11 और MS ऑफिस 2019। जैसा आप सभी को पता है पहले से कि जो RSCIT चलता आ रहा था उसके अंदर जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर विंडोज़ 10 था एंड MS ऑफिस 2010 था। अभी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं अप्रैल 2024 से, जिसके अंदर विंडोज़ 11 और MS ऑफिस 2019 वर्जन आपको सिखाया जाता है। जब आप सेंटर पे एडमिशन लेते हैं तो आपको वो वहाँ पे प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं, वो MS ऑफिस 2019 पे होते हैं और विंडोज़ 11 आपको उसमें सिखाया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चीज़ों को अपडेट किया गया है, वो सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का परिचय, चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम, और इनका पूरा डिटेल्स में आपको बता रखा है क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर को जाने, चैप्टर नंबर 4 इंटरनेट का परिचय, चैप्टर नंबर 5 वित्तीय साक्षरता एंड डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग एंड 7 मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। 8 नंबर चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 9 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और 10 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीनों चैप्टर जो हैं आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर हैं जो आपको कंप्यूटर लैब में सिखाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा और भी चैप्टर हैं, साइबर सुरक्षा जागरूकता, गूगल्स। ये एक चैप्टर नंबर 12 आप देखेंगे तो ऑफिस टूल्स एक नया इन्होंने ऐड ऑन किया है यहाँ पर सिलेबस को। गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में सिलेबस में है और आपकी बुक्स में भी है, जो आपको बुक्स मिलती है उसके अंदर भी अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 13 IT एंड चैप्टर नंबर नागरिक केंद्र सेवा जानकारी और राजस्थान के नागरिकों का। इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स तो आपके पहले से ही हैं, कुछ एड ऑन हुए हैं, वो 12 नंबर का चैप्टर है, या कुछ अपडेटेड हुआ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर 2019 वर्जन पे सिखाया जा रहा है। तो गाइस सभी चैप्टरों को हम धीरे धीरे सीरीज के अंदर लेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट है, वर्कबुक है, बेसिक एक्सेल है, सॉर्टिंग फिल्टर है और फॉर्मूला है, कुछ फंक्शंस हैं एंड चार्ट है। ये सब टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। और ये चैप्टर प्रैक्टिकल रूप से अगर हम बात करें तो अच्छा वेटेज रखता है। MS एक्सेल और पावर पॉइंट 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं और MS वर्ड में से 2 या 3 क्वेश्चन ही आ पाते हैं, लेकिन एक्सेल एंड पावर पॉइंट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो हमारी आज की सीरीज में एक्सेल है, तो हम आज एक्सेल के ऊपर बातचीत करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इसको सीख कर और अपना एग्ज़ाम में से 4-5 क्वेश्चन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सेल। और एक्सेल के लिए हम लोग ओपन करते हैं, ये हमारा एक्सेल ओपन है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, एक एक चीज़ आप ध्यान से समझिए और चाहे तो आप नोट करके रखिए। अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो ऑलमोस्ट या तो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है या फिर आ सकने की संभावना होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा बेसिकली बात करते हैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक ऐसा टूल है जहाँ पर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको
कैलकुलेशन वर्क को आसानी से किया जा सकता है। ऑफिस के अंदर ऑफिस को मैनेज किया जा सकता है, स्टाफ का सैलरी मैनेज किया जा सकता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स मैनेज किया जा सकता है, और इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन वर्क की जो शीटें होती है वो सबको यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। तो कैसे पॉसिबल है ये सब चीज़ें, और हम लोग को RSCIT एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको अभी गाइड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से टैब है फाइल टैब एंड होम टैब। ये फाइल टैब है हमारा, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। होम टैब, इंसर्ट टैब, शेयर, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे टैब हैं जिनको आपके RSCIT कोर्स के अंदर शामिल किया गया है। इनमें कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, और अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और भी। दिस इज ए होम टैब, और होम टैब में आपको दिस इज ए रिबन जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लाइक ए क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, इस तरह के बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिलेंगे। आप चाहें तो इनको नोटेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि होम टैब में इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आपको एक उसमें से एक ऑप्शन आएगा क्लिपबोर्ड, एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट, है ना, और एक ऑप्शन आएगा स्टाइल, और फोर्थ ऑप्शन आपको मान लो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया चार्ट। अब चार्ट ग्रुप तो आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट के अंदर मिलता है चार्ट ग्रुप, जो कि होम टैब में नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप होम टैब का नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस तो आपको होम टैब के ग्रुप के मिलेंगे, और एक ऑप्शन आपको किसी दूसरे टैब में से मिल जाएगा। तो हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर है और कौन सा किस टैब में आता है। तो अभी आपके लिए नोटेट करने का क्या रहेगा कि होम टैब का आप नोट कर लीजिए कौन कौन से ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप हो गया, जैसे सपोज करते हैं अगर हम बात करें कि कौन कौन से ग्रुप लिखें, तो हम यहाँ पे होम टैब के बारे में बात करें। होम टैब का पहला ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद में हमारे पास आएगा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के बाद हमारे पास आएगा अलाइनमेंट ग्रुप आ जाएगा। नंबर आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं। ये तैयारी आप ज़रूरी नहीं है RSCIT के लिए करें, आपके अदर एग्ज़ाम में भी आपको उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप CCC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको इसके आंसर देने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई SSC की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी इनका बहुत हेल्प मिलता है। तो गाइज दिस इज ए होम टैब, और जहाँ पर होम टैब के अंदर आप देखेंगे तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग का ग्रुप अवेलेबल होते हैं। तो ये ग्रुप है। इन ग्रुप का क्या काम है अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप इंसर्ट ग्रुप के अंदर भी चेक कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर हम बात करें तो इंसर्ट देखिए 2 ऑप्शन होम और इंसर्ट इज द इम्पोर्टेंट कि आप वहाँ से अच्छा सा कर सकते हैं। टेबल है, इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन एंड दिस ग्रुप एंड इसके बाद चार्ट 2019 के अंदर जो वर्जन है उसके अंदर डायरेक्ट चार्ट है, एंड फिल्टर्स एंड देन लिंक्स एंड टेक्स्ट ग्रुप। ओके, दिस वन। तो दीज आर द ग्रुप्स जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम इसको वापस से थोड़ा कलरिंग कर देते हैं यहाँ से, और इसको दूसरा ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ से पेज लेआउट ग्रुप को चेक कर सकते हैं, है ना, होम टैब, और पेज सेटअप का ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। तो दीज आर द ग्रुप इन होम टैब: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल। इंसर्ट टैब के जो ग्रुप्स हैं टेबल, स्टूडेंट, चार्ट, फिल्टर, लिंक्स एंड टेक्स्ट। तो आप इसको नोटेट कर लीजिए, दीज आर द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के अंदर बात करें, दिस इज ए फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, या जो भी दिख रहा है वो सब क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। दैट मीन्स होम टैब में फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड ऑप्शन। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका। ओके, तो दिस इज ए बोल्ड ऑप्शन किसका, फॉन्ट ग्रुप का।
और यहाँ पे अगर आप बात करें तो कि अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं एक सेकंड, दिस वन, ओके, तो इटालिक ग्रुप, इटालिक हो गया यहाँ पे, अंडरलाइन हो गया, ये सब यहाँ पे ऑप्शन हो गए, तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और सारे कर सकते हैं। ऐसे अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शन है, ऐसे नंबर के अंदर ऑप्शन है, स्टाइल के अंदर ऑप्शन है, सेल्स के अंदर है, एडिटिंग के अंदर, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो इनको आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ABCDEFGH ये सब क्या है, कॉलम के नेम है। क्या है ये, कॉलम नेम। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, रूलर, मतलब जो आपको दे रखे हैं साइड में, वो क्या बोलते हैं उनको, रो नेम। इनका जो 1 2 3 है वो तो क्या है, हमारे रो नेम। रो नेम स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, एक सेकेंड, रो नेम हमारे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके करके रो नेम हो गया। और कॉलम नेम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे को A, B, C इस तरह के जो ABC करके जो भी होते हैं नेम, वो कॉलम का नेम होता है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने एक बॉक्स पे क्लिक करा है, अब मैंने बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करा है, अब मैंने बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करा है, अब मैंने यहाँ क्लिक करा है। दीज आर द सेल्स, इनको बोलते हैं, एक बॉक्स को बोलते हैं सेल। किसी भी बॉक्स का नाम उसको बोला जाता है सेल, ठीक है। और एक हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे अभी मेरा कर्सर सपोज करते हैं यहाँ पर है, तो आप देखेंगे आई के ऊपर एक लाइट जला हुआ है, सेलेक्टेड हो रखा है, और 12 के ऊपर भी एक सिलेक्शन का दिखा हुआ है। तो दोनों जने यहाँ पर मिल रहा है, इसको बोलते हैं, जहाँ पे कॉलम एंड रो आपस में मिलता है उसको हम सेल बोलते हैं। दोबारा से, जहाँ पे कॉलम और रो आपस में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। जैसे ये हो गया हमारा, और अगर मैं इसको कलर कर दूं और इधर से मैं इसको कलर कर दूं ऐसा, ओके थोड़ा लाइट करते हैं, लाइट 1, तो ये दो जहाँ पे मिलेंगे इसको हम बोलते हैं सेल। और इस सेल का एक नेम होता है, और अभी नाम देखना चाहें तो हम बोलेंगे I और 12, इसका नाम हो गया I12, ये इसका नाम हो गया। अगर मैं इसका नाम बोलना चाहूँगा तो D15, क्योंकि 15 नंबर का रो है और D ये है। अच्छा, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, 15 और D, दिस इज ए रॉन्ग वे। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा, और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सेल का नाम लिखने का सही तरीका नहीं है। आपको एक ऑप्शन दे दिया D15, या यूं भी पूछ सकते हैं कौन सा सही तरीका है, तो आपको D15 दे दिया, 15D दे दिया, और 15 अगर आप यहाँ पे बोलें 15 और 15 एंड आप बोलें D और D, तो दीज आर द रॉन्ग मेथड लिखने के। ये भी गलत है, 15 पहले नहीं आएगा, दिस इज ए रो नेम, और रो नेम हमेशा कहाँ आता है, हमेशा कॉलम के नेम के बाद आता है। तो D15 इज द राइट नेम। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, D15, ऐसे नहीं होगा, 15D इज द रॉन्ग आंसर। तो सेल का नाम लिखने का सही तरीका क्या है, पहले कॉलम का नाम एंड देन रो का नाम, ओके। और सेल किसको बोलते हैं, अभी अभी हमने बताया, जहां पे कॉलम और रो मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं। और अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं, जहां पर पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, जहां पर कॉलम और रो मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है, उसको बोला जाता है सेल। और सेल, रो और कॉलम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टेबल का। अगेन, जहां पर अगर हम बात करें रो और कॉलम, ये मैंने रो और कॉलम सेलेक्ट करे, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ये दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, किसका क्रिएशन कर रहे हैं, टेबल का। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, टेबल। अगर मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया तो दिस इज ए टेबल, ओके। तो यहाँ पे ये टेबल का, ये पूरा टेबल हो गया। और इस टेबल का अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से स्टार्ट है ये, D18, तो मैं इसको लिखूंगा D18।
जहाँ से स्टार्ट है और एंड कहाँ पर है, यहाँ पर H22। तो इसको लिखने का सही तरीका हो गया, 2 बार क्लिक करा मैंने और यहाँ पे H22, तो D18 और H22 करके ये इसका एड्रेस हो गया। ये पूरा टेबल का एड्रेस अगर हम बात करें तो ये D18 और H22 करके होगा। ठीक है, ओके। तो हमने समझ लिया कि अगर हम कोई सेल का टेबल का एड्रेस देखना चाहते हैं तो इस टेबल का एड्रेस है D18 से H22। अगर हम ऐसा बात करना चाहें इस तरह का, तो इसका एड्रेस बनेगा C18 से C27। तो अगर हम यहाँ बात कर लिखें C18 से C22, तो ये क्या सेलेक्ट करेगा, C18 यहाँ से 18 यहाँ से और 22 तक, यहाँ तक सेलेक्ट करेगा। तो दिस इज ए सेल एड्रेस लिखने का तरीका। और इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्या तरीका क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सही तरीका है। जैसे मैंने यहाँ बोला था ऐसे यहाँ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया जाएगा, जैसे मैं इसको कर देता हूँ और एक ऑप्शन यहाँ पर, एक ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, अब इनमें से अगर ऑप्शन चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा और इसको मिटा के मैंने लिख दिया ऐसा वाला, दिस इज़ रॉन्ग। अगर मैंने इसको मिटा के ऐसा वाला लिख दिया तो भी रॉन्ग, क्योंकि सही तरीका है कॉलन, जिसमें 2 बिंदु लगे रहते हैं। एक बिंदु और एक कोमा गलत है, एक कोमा गलत है, और अगर हमने कुछ और इन्होंने ऐसा लिख दिया डैश लगा के तो भी गलत है। तो दिस इज राइट कि इस तरह का सेमी कॉलन का नेम आता है, कॉलन वाला इसके अंदर यूज किया जाता है किसी भी सेल के एड्रेस के लिए। अगर आपको मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना है तो कहाँ से कहाँ तक, तो C18 से C22 तक। तो जो कॉलन है उसको से बोल सकते हैं, 2 से बोल सकते हैं, C18 टू C18 टू C22 या C18 से C22। तो इस तरह से आपको ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखो शीट 1 दे रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 आपको मिल रहा है। अगर आपको एक नया शीट लेना है, अगर आपको एक नई शीट लेना है तो आप क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह दबा देंगे। क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह दबाएंगे तो आपको एक नई शीट बन जाएगा और हमारी पहली शीट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। तो शीट 2 एक और शॉर्टकट की पूछा था, जैसे शिफ्ट के साथ अगर हम F11 दबा दें तो हमको एक नई शीट मिल जाएगी। देखो मैंने प्रेस किया था शिफ्ट 11, यहाँ पे शॉर्टकट की मैं लिख देता हूँ नई शीट क्रिएट करने की, न्यू शीट। ये बहुत पूछा जाता है, अभी लास्ट जो अगस्त में पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, न्यू शीट शॉर्टकट की कि कैसे बनाया जाता है, शॉर्टकट की क्या है उसका। तो इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। तो आप इसको नोट कर लीजिए, शिफ्ट प्लस F11, और बहुत बार पूछा जाता है। आप इसको करके देखिए और इसको आंसर आपको नोट कर लेना। तो एक क्वेश्चन आपको आ सकता है शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि जैसे अगर हमें कोई सेल है और हमने उसमें कुछ टॉपिक लिखा है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज करते हैं इस वन, तो मैंने यहाँ लिखा डाइसिस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देखोगे मेरा जो सेल का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकल गया है और दूसरे सेल्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 2-3 यहाँ से कि इनमें से ऐसा क्या ऑप्शन है कि ये सेल इसी सेल में फिट हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है रैप टेस्ट करने का। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे रैप टेस्ट का ऑप्शन आता है और वो उसके अंदर फिट हो गया। ये ऑप्शन है रैप टेस्ट का। और रैप टेस्ट के ऑप्शन से क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को उसी के अंदर फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए रैप टेस्ट ऑप्शन, जहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को उसी सेल में फिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम चाहते हैं कि रैप टेस्ट का ऑप्शन नहीं यूज करें और हम इसी सेल में एक नई लाइन बनाना चाहते हैं, इसी सेल में G2 के अंदर एक नई लाइन बनाना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की बताइए। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, अल्टर के साथ एंटर। ये मैंने अल्टर के साथ एंटर दबाया तो आप देखिए ये यहाँ पे इसके नीचे लाइन बन गई है।
अगेन अल्टर के साथ एंटर, प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों तो हो गए ना। तो लेकिन आप इसको जब इसको थोड़ा स्पेस देंगे, सेल का कॉलम का जो विड्थ है वो बढ़ाएंगे जैसे, तो देखिए आप ये पूरा सीधा हो जाता है और उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। मतलब सेल की जितनी भी चौड़ाई होगी उसके अनुसार ये टेस्ट अपने आप को परिवर्तित करता चला जाएगा। दिस इज ए रैप टेस्ट। बट इन दिस अगर हम बात करें जिसमें हमने अल्ट प्लस एंटर करके न्यू लाइन क्रिएट की थी, तो फिर आप देखिए ये स्पेस होने के ऊपर भी ये नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसमें नया लाइन क्रिएट हो चुका है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि रैप टेस्ट करके आप सेल को मर्ज कर सकते हैं, और अगर सेल के अंदर नई लाइन क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एंटर। ये आप नोट कर लीजिए, अल्ट प्लस एंटर। ये क्या है? किसी भी सेल के अंदर न्यू लाइन क्रिएट करने का एक शॉर्टकट की है, सेल में न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दिस वन। तो सेल के अंदर अगर आप न्यू लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा यूज करेंगे? अल्ट प्लस एंटर। ओके, डन। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था है कि अगर मेरे को ये रो नेम लिखा हुआ है मैंने, सपोज करते हैं, अगर हमको कर्सर इस सेल के अंदर लेके जाना है और कुछ चेंज करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका है जो फॉर्मूला बार है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको छोटा करते हैं अपन। ये जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर रो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस वन, दिस लाइन इज अ फॉर्मूला बार और दिस इज अ नेम बॉक्स। इन दोनों में भी क्वेश्चन आता है, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि रो नेम में अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो हम फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी भी सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हैं। तो वो बोलेंगे कौन सी बार से चेंज किया सकता है, एड्रेस बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, ऐसे कुछ भी। तो अपन कहाँ चेंज कर सकते हैं? फॉर्मूला बार में। जैसे लिखा और एंटर मार दीजिए तो आप देखिए इसके अंदर अब नया नाम आ गया, रो नेम और डाइसेस्ट। दूसरा तरीका, इसी सेल के अंदर अगर मेरे को कर्सर लेके जाना है, इसी सेल में अगर हमें कर्सर लेके जाना है तो दो तीन तरीके हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इस सेल के अंदर ऐसी शॉर्टकट की बताइए कि हम इसके अंदर कर्सर को लेके चला जाएं। जैसे सेल को कर्सर को समायोजित करने की शॉर्टकट की, कर्सर को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो हम इसके ऊपर रखेंगे और F2 प्रेस कर देंगे। तो हम F2 दबाएंगे तो आप देखिए कर्सर अंदर चल गया। तो F2 इज ए शॉर्टकट की फॉर द कर्सर इंसर्शन इन सेल। तो शॉर्टकट की क्या बना? शॉर्टकट की इज F2। सेल के अंदर कर्सर को लेके जाने का शॉर्टकट की क्या होता है? F2। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फॉर्मूला बार के अंदर हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि जो नेम बॉक्स है, ये रहा नेम बॉक्स, आप देखोगे दिस इज ए नेम बॉक्स जो कि किसी भी सेल का एड्रेस को बताता है। ये भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ पे प्रदर्शित होता है, कहाँ पर दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है F9 नेम बॉक्स के अंदर। देखो यहाँ दिख रहा है नेम बॉक्स। और फॉर्मूला बार में क्या होता है? किसी भी सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट कहाँ पे दिखाया जाता है? फॉर्मूला बार में। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो तो कहाँ लिख रहा है? फॉर्मूला बार में दिख रहा है। और इस सेल का नाम कहाँ दिख रहा है? नेम बॉक्स में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि नेम बॉक्स कहाँ पर होता है? तो नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। कहाँ पर होता है? फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में ये हमारा नेम बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं देखिए, और इसके अंदर हम लोग आप लोग सब इसको नोटेट करते जाइए जिससे कि आपको एग्जाम में तैयारी में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और आप इससे आसानी से इसको समझ सकते हैं कि कर्सर क्या होता है, F2 शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस एंटर का शॉर्टकट की क्या होता है, रैप टेस्ट का क्या मतलब होता है ना, सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है, और अगर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्शन करके लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है। हम जो रो और कॉलम मिलके टेबल बनाते हैं वो हो गया। और
किसी सेल के अंदर सेल कब बनता है, रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं, और रो और कॉलम मिलकर जो बनाते हैं उसको टेबल बोलते हैं। एक क्वेश्चन और, जो पहला रो और पहला कॉलम, दिस वन, पहली रो और पहला कॉलम क्या है, दिस वन, तो इस सेल का नाम बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नाम बताइए, दिस वन A1, इसका नाम क्या होगा A1, क्योंकि पहले कॉलम का नाम क्या होता है A और दूसरे पहली रो का क्या नाम होता है 1। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको फंडामेंटली देख सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर हमको ये चीज़ यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और इसका कॉपी करना है, तो शॉर्टकट की लिख लीजिए Ctrl+C। ये पूछा जाता है Ctrl+CTRL +C, दिस इज फॉर कॉपी। अगर हम यहाँ से Ctrl+C करते हैं तो हमने करा यहाँ से कॉपी, Ctrl+C करा और यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, V से पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे V से पेस्ट हो गया। अब आप देखेंगे सिलेक्शन जो है अभी भी है, तो आप इस सिलेक्शन को अभी भी पेस्ट कर सकते हैं। जब तक सिलेक्शन है तब तक आप पेस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए एस्केप दबा दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, कहीं भी हट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर Ctrl+V से क्या हो गया हमारे पास, पेस्ट। अब ये तो सभी जानते हैं, Ctrl+C से कॉपी होता है, V से पेस्ट होता है और X से कट होता है। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ लेके जाना चाहूँ, जैसे कट करना चाहूँ तो एक कट होगा यहाँ से और मेरे यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल, लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन था हमारा Ctrl+X, ठीक है। तो Ctrl+X इज फॉर कट। अगर आप कोई कट करना चाहते हैं तो कट की शॉर्टकट की क्या हो गई आपके पास, दिस वन। ओके, तो यहाँ से हम लोग इतना सारा समझ गए हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कुछ अलाइनमेंट की बातें कर लेते हैं हम लोग कि अलाइनमेंट, तो इसके अंदर दो तरह के अलाइनमेंट आपको पाए जाते हैं, एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट और एक सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे दिस वन लाइन अलाइनमेंट टॉप, तो अगर मैंने टॉप पे क्लिक करा टॉप में चला जाएगा, मिडिल में करा मिडिल में आ जाएगा, बॉटम में करोगे बॉटम में आ जाएगा। थोड़ा सा और यहाँ से इसको लेते हैं, और अगर हम बात करें लेफ्ट की, सेंटर और राइट, तो हॉरिजेंटल के अंदर लेफ्ट सेंटर राइट चलता है और वर्टिकल के अंदर टॉप मिडिल और बॉटम चलता है। तो अगर आपको एकदम बीच में लेके आना है तो मिडिल से भी मिडिल में लेके आना पड़ेगा और अलाइनमेंट हॉरिजेंटल के अंदर आपको सेंटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूलों के बारे में, ठीक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करें कि मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ 20, 30, 60, 45। अगर हमको इनको सबको सम करना है तो आपके लिए सम का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है सम का, दिस इज ऑटो सम ऑप्शन। तो ऑटो सम को आप जब क्लिक करेंगे तो ये अपने आप सिलेक्शन करेगा C41 से C45 तक, मतलब 20 से लेके यहाँ तक का इसने सिलेक्शन किया और एंटर मार दीजिए। ये होता है हमारे सम का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस पर 2 बार क्लिक करें तो वापस से फॉर्मूला खुलेगा और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिए। सम के फॉर्मूले को लिखने का सही तरीका बताइए। तो इक्वल का साइन लगा रहता है, ये ध्यान रखना, किसी ऑप्शन के अंदर इक्वल का साइन नहीं है तो आपको वो गलत हो जाएगा। फिर सम लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, C41 जहाँ से कहाँ तक, C41 से C45 तक। तो जो कॉलन का साइन है इसकी जगह कोमा लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कोमा लगाया जा सकता है, सेमी कॉलन लगाया जा सकता है, डॉट लगाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कॉलन इज ए राइट जहाँ पे 2 बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज ए राइट। अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि सम ऐसे, ये सही है क्या फॉर्मूला, C41 से C44, तो ये तो एकदम सही आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज रॉन्ग क्योंकि इसके आगे इक्वल नहीं लगा हुआ। और दूसरा एक और चीज़ समझिए, अगर आप कोई स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, स्मॉल लेटर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इजीली कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं है, बट इक्वल का फ़र्क है, सम लिखने का फ़र्क है, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल ब्रैकेट, मतलब इस तरह का स्मॉल ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, कैपिटल ब्रैकेट को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि सम का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो दिस इज ए सम फॉर्मूला। अगर मैं एक और बात करूँ एवरेज फॉर्मूले की, तो एवरेज के लिए हम यहाँ से खुद भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, देखिए एवरेज। तो जब आप एवरेज को यूज करते हैं तो इसने सिलेक्शन किया हमने यहाँ से यहाँ तक, तो एवरेज। अब फॉर्मूले में अंतर क्या हुआ, बस सम की जगह क्या लिखा है में आ रहा है एवरेज। C41 से C44 तक का एवरेज हो गया। थर्ड अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, तो अगर बराबर मैक्स लिखा। अब देखो सम की जगह क्या लिख दिया मैंने मैक्स, और सिलेक्शन क्या करा मैंने, जो भी हमको जिसमें से नंबर मैक्सिमम चाहिए। तो अंतर कुछ नहीं आ रहा, चारों फॉर्मूले एक जैसे हैं, सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो बराबर MIN मिनिमम, और यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो वापस से C14। तो सब में एक जैसा पैटर्न आ रहा है, बराबर का साइन, सम, एवरेज, मैक्स या मिनिमम कोई सा भी ले लीजिए, ब्रैकेट चालू करिए C41 से लेके C44 तक का और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब एक और फॉर्मूला है काउंट, COUNT काउंट। काउंट भी फॉर्मूला खूब पूछा जाता है, ये सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। इन सब का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया। सम क्या करेगा, सम करेगा। एवरेज क्या करेगा, उन जो भी आपने सिलेक्शन किया उनका एवरेज निकाल के दे देगा। और मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्स उनमें से सबसे बड़ा नंबर निकाल के दे देगा। मिनिमम क्या करेगा, जो सबसे छोटा नंबर है वो निकाल दे के आपको दे देगा। तो काउंट क्या करेगा, काउंट ये करेगा कि वो कितने काउंटिंग है, मतलब कितने आपने सिलेक्शन किए हैं, ये आपको करके दे देगा। ये ध्यान रखना ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ही काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाइसेस लिख दिया, और अगर मैं दोबारा से इसको लगाऊं काउंट, COUNT काउंट, और मैंने सिलेक्शन किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने तो 5 सेल्स का सिलेक्शन किया है, बट ये आंसर क्या दे रहा है, 4 ही दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसने ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट किया है। लेकिन एक फॉर्मूला और है COUNT ए लगा दिया मैंने, ये भी क्वेश्चन आता है। अब क्या करेगा, आंसर क्या आना चाहिए 5। ए मतलब अल्फा बेट्स को भी वो यूज कर लेगा। तो अब देखिए जहां पे अल्फा न्यूमेरिकल होगा मतलब अल्फा प्लस न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू को वो सेलेक्ट कर लेगा। तो दिस इज ए डिफरेंट बिटवीन काउंट एंड काउंटा, COUNTA। काउंटा क्या करेगा, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को भी करेगा। और मैक्सिमम में आप जान ही गए, मिनिमम में आप जान ही गए। ये 5 फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज ए सम, सेकंड वन इज ए एवरेज, एंड थर्ड वन इज ए मैक्सिमम, और फोर्थ इज ए मिनिमम, एंड काउंट, COUNT काउंट, एंड काउंटा। ठीक है, इन सब का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इफ की। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इफ वाला। अब इफ क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इफ का फॉर्मूला, किसी के मार्क्स आए मान लेते हैं 78% है ना, किसी का 67 है। ओके, तो ये परसेंटेज क्या चल रहे रुकते हैं कि अपन ये बात करते हैं आउट ऑफ, मान लो 400 में से नंबर आ रहे हैं सभी के 400 टोटल नंबर है, ये टोटल मार्क्स। और ये उसने ऑब्टेन किए हैं जो मार्क्स, उन्होंने मार्क्स किए से मान लो 150 कराए, 250 कराए, 350 कराए, 300 कराए। तो हम जानना चाहते हैं कि स्टेटस पास है कि फेल है बच्चा, पास या फेल। हमने एक डिसाइड कर लिया जिस बच्चे के 200 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स होंगे वो पास, और उसके नीचे वो फेल। ये क्वेश्चन आ गया। तो हाउ कैन पॉसिबल, कैसे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसके लिए बराबर का साइन और इफ। देखो बराबर का साइन तो लगना है, हम सारे फॉर्मूलों में बराबर का साइन लगा के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, बराबर का साइन। ये भी पूछ लेते हैं, अकेला क्वेश्चन आ जाता है, अकेला क्या कि अगर कोई फॉर्मूला चालू करना चाहते हैं तो आप कौन से सिंबल का यूज करते हैं, बराबर का, डॉलर का, किसका, तो हम बराबर का यूज करते हैं। तो बराबर का चिन्ह आपको याद रखना है, मतलब इक्वल का चिन्ह याद करना है। तो मैंने इफ लगाया, और इसमें 3 केसेज होंगे कि क्या बोला हमने, ये कि इस सेल के अंदर अगर हमने बोला है कि 200 पासिंग मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, 200 पासिंग मार्क्स हैं, तो 200 से ज़्यादा अगर किसी के हैं तो वो पास है। तो हम इसके लिए लिखेंगे पास, और कोमा लगा के फेल। क्या लिखेंगे, फेल, दिस वन। तो आप देखिए पहला जो सेक्शन है, इसका 3 सेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना। पहला सेक्शन है कंडीशन का, कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा सेक्शन है आपका ट्रू केस का, मतलब अगर कंडीशन सत्य हो गई तो क्या होगा, पास होगा, और कंडीशन सत्य नहीं हुई तो क्या होगा, फेल होगा। क्या होगा, फेल होगा। एक बार दोबारा मैंने स्किप कर दिया। इफ
150 कंडीशन, और इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर वो 200 से ज़्यादा है तो बच्चा पास, नहीं तो बच्चा फेल। ठीक है, दिस वन, और एंटर। तो हमारे पास आ गया फेल। यही कंडीशन अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ तो बराबर इफ ब्रैकेट चालू, इस कंडीशन पे क्लिक करा, यहाँ पे 200, आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर, पास। ओके, एंटर। तो ये पास आ गया। देखिए, अगर अगला करने की जरूरत नहीं, इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और आंसर आ सकता है हमारे पास पास। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो इसके 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में क्या लिखा जाता है, कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ज़्यादा की भी हो सकती है, लेस देन की हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरे केस में सेक्शन में क्या लिखा जाता है, ये कंडीशन सही है तो क्या आंसर छपेगा, और तीसरे केस में अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो क्या आंसर छपेगा। तो पहला वाला जो हमने 150 लिया था उस वाले केस में तो कंडीशन सत्य नहीं हो रही है, मतलब ट्रू नहीं हो रही है। C15 क्या है, 200 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि तो 150 है, कम है, तो आंसर क्या आएगा, फेल। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे को क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है। क्यों, क्योंकि 200 से ज़्यादा है, कौन, 250। दैट मीन्स हम क्या प्रिंट करेगा, ये आंसर पास करेगा। तो दिस इज ए ट्रू केस, दिस इज ए फॉल्स केस, और दिस इज ए कंडीशन वाला केस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ग्रेड का, कि ग्रेड कैसे लिखाया जाता है। तो वैसे जनरली ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में समझा जाता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत कम आ रहा है। फिर भी अगर आप इसको परसेंटेज के रूप में कुछ देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एक, कि मान लेते हैं कोई चलो परसेंटेज निकालना सिखा देते हैं पहले आपको, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बराबर, बराबर का साइन, और कोई 150 मार्क्स आए, डिवाइड का साइन, 400 आए, मल्टीप्लाई का साइन और 100। तो दिस इज ए परसेंटेज, 37% आई है। अगर हम इसका ग्रेड निकालना चाहें, ग्रेड निकाल देते हैं चलिए। तो बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी का ग्रेड 80 से अबाउ है, तो 80 से अबाउ है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, 1 सेकेंड, 80 से अबाउ है तो हम क्या कराएंगे, ग्रेड ए। ओके, और ब्रैकेट इन्वर्टेज कोमास और बंद। अब दोबारा से कंडीशन चेक करने के लिए इफ़, और हम ये चेक कराना चाहते हैं कि इसी का ग्रेटर देन 70 से ज़्यादा हो तो कोमा, और हम बात करेंगे ग्रेड बी, कोमा। थर्ड केस दोबारा लगाएंगे इफ़ कंडीशन, अगर ये 60 से ज़्यादा हो तो क्या होने वाला है, 60, कोमा, इन्वर्टेज कोमास, और हम बात करेंगे ग्रेड सी की। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो क्या होगा, 50 से ज़्यादा होगा, तो हमने बात करी 50, और कोमा, ग्रेड डी। और अगर अब बात करते हैं, अगर 50 से ज़्यादा किसी के नहीं आए ना तो फेल कर दो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फेल लिख रहे हैं। अब हम कंडीशन नहीं लगा रहे दोबारा से। अब जितनी बार इफ लगाया उतने ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए, 1 2 3 4 इफ लगाए थे हमने, 4 बंद कर दिए और एंटर दबा दीजिए। तो ये आंसर आ गया फेल का। तो सेकेंडली हम इसको मूव करते हैं ऐसे, और यहाँ से हम बात करते हैं इसको ऐसा। तो आप देखिए इसमें ग्रेड सी बन गई और इसका ग्रेड भी बन गया। ये मैंने ड्रैग कर लिया, फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता एक्सेल में, हम ड्रैग कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट बार लिखा ये परसेंटेज, ये फेल, इसमें सी आई है, इसमें बी आई है। अगर यहाँ पे 300 की जगह हम मैं कर दूँ मान लो 370, तो इसका परसेंट 92 बनेगा, ग्रेड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इस बच्चे ने भी अपना करेक्शन करा लिया, 190 नंबर आ गए, तो 47 बनी, नहीं आया, कुछ पास नहीं हुआ अभी। 225 करा तो 56 नंबर आ गया और ग्रेड डी बन गया। देखिए, तो दिस इज ए ग्रेड फॉर्मूला जिसको आप देख सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको देखो यहाँ भी नज़र आ रहा है फॉर्मूला बार में, दिस वन। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं प्रॉपरली और इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, इफ़ के क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल पास फेल स्टेटस कैसे निकाला जाता है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 6-7 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। अब हमारे पास एक टॉपिक बच रहा है चार्ट का, जो आपको थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। जनरली ये टॉपिक चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल तौर पे आपको नहीं कराया जाएगा, बट यहाँ पे कुछ चार्ट के नाम दिए गए हैं, वो आपको
देंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमने इंडिया एंड पाकिस्तान का कोई मैच हुआ है और उस मैच के अंदर किस टीम ने कितने कितने रन बनाए हैं वो हम एक थोड़ा सा बना लेते हैं, जिससे आपको इन चार्ट का नेचर समझ में आ जाएगा और आप आंसर इजीली दे पाएंगे। तो मान लेते हैं कि इंडिया ने 30 रन बनाए हैं, इन्होंने 10 रन बनाए हैं, इंडिया ने 40 रन बना लिए और इन्होंने 15 रन बना लिए और इन्होंने 10 रन बनाए थर्ड ओवर के अंदर, इन्होंने 25 रन्स बनाए। ठीक है, तो हमने ये करा, हमने इसको सिलेक्शन किया टेबल लिखने के बाद में और आप कॉलम वाले चार्ट पे चले गए। तो हमने कॉलम को पकड़ा और यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉलम चार्ट आपके साथ में बन गया। ओके, तो दिस इज ए कॉलम चार्ट जहाँ पे आपको चार्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। चार्ट टाइटल में आप डाल सकते हैं, चार्ट टाइटल में आप लिख सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डाइजेस्ट। ओके, लिख भी सकते हैं और अभी इतना हमको प्रैक्टिकल नहीं है तो हम इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे। तो फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, दिस इज ए कॉलम चार्ट। प्रैक्टिकल सेशन में मेरे सीरीज अलग से चलेगी जहाँ पे हम आपको डीप में अच्छे से समझाएंगे पूरा सारा। अभी हम RSCIT के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट का पैटर्न दे रखा है, तो दिस इज ए कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे आप लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, तो दिस इज ए लाइन चार्ट। ठीक है, इस तरह का लाइन चार्ट आता है। तो क्वेश्चन आता है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट तो हो जाता है, बट ये जो आप इसको पाई चार्ट जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो पाई चार्ट क्या करता है, सिंगल इंडिया को ही बता रहा है, देखो फर्स्ट को। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप सिंगल कंपैरिजन चाहते हैं, मान लो मैं इंडिया का ही कंपैरिजन चाहता हूँ, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड में क्या बना, तो मैं पाई चार्ट ले सकता हूँ। सिंगल कंपैरिजन के लिए पाई चार्ट यूज आता है, बाकी सब के लिए डबल कंपैरिजन चल सकता है, कंपैरिजन चल सकता है। इस तरह से बन गया। और आप अगर सिलेक्शन डबल का भी करोगे, जैसे हमने डबल ही दिखाएगा, दिस इज और आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आप आसानी से हैं और आपको इसके अंदर 5 आते हैं जो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने 5 क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा एक्सेल का, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही में आप RSCIT के क्वेश्चन के जो लास्ट पेपर्स हैं उनसे भी अपना कुछ फीडबैक ले सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके और किस तरह के क्वेश्चनों का पैटर्न से वो आपको बार बार पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा RSCIT एग्ज़ाम प्रिपरेशन के सीरीज़ का एक्सेल का टॉपिक, चैप्टर नंबर 9 था जो हमने अभी डिस्कस किया है। आप RSCIT बुक्स में भी इसको देख सकते हैं, नई बुक है जो बहुत अच्छे तरीके से आई है और वहाँ प्रैक्टिकली तरीके से आपको पूरा समझाया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप RSCIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सेल के लिए सपोर्ट मिलेगा। और डीप में एक्सेल सीखने के लिए, एडवांस एक्सेल सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डाइजेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड में सिखाते हैं। दिस इज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन, जहाँ पे लेटेस्ट एक्सेल के ऊपर मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप भी इसको सीख सकते हैं और एडवांस एक्सेल को भी आप ट्रेनिंग लेके और RKCL का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो आज ही हमारी ब्रांचों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी जयपुर में कई ब्रांचेज हैं, इसके लिए आप हमारे नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर, इसके ऊपर संपर्क करिए और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।